आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का ऑडियो बुलेटिन। आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में शरद खरे से शुक्रवार 19 जून का राष्ट्रीय स्तर का ऑडियो बुलेटिन। भारत में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद 3,82,399 पहुंच गई है। इसमें से सक्रिय मरीजों की तादाद 1,63,896 एवं रिकवर्ड मरीजों की तादाद 2,05,840 हो गई है। कोरोना महामारी के चलते देश में हुई मृत्यु का आंकड़ा अब 12,615 हो गया है। जिन राज्यों में मरीजों की तादाद 5,000 से अधिक है उनमें महाराष्ट्र में 1,20,504 मामलों में से 53,902 एक्टिव मरीज हैं। तमिलनाडु में 52,334 मामलों में से 23,068 एक्टिव मरीज, दिल्ली में 49,979 में से 26,669 एक्टिव मरीज, गुजरात में 25,658 में से 6,239 एक्टिव, उत्तर प्रदेश में 15,785 में से 5,659 एक्टिव मरीज और राजस्थान में 13,909 मामलों में से 2,777 एक्टिव मरीज है। पश्चिम बंगाल में कोरोना के अब तक 12,735 केस सामने आ चुके हैं। इनमें से 5,216 एक्टिव मामले हैं। मध्य प्रदेश में 11,426 मामलों में से 2,308 एक्टिव मरीज हैं। हरियाणा में कोरोना मरीजों की संख्या 9,333 हो गई है, जिनमें से 4,628 एक्टिव मरीज हैं। हरियाणा के बाद कोरोना के मरीजों के मामले में आंध्र प्रदेश इस सूची में शामिल हो गया है, जहां कोरोना के अब 7,944 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 3,960 एक्टिव मरीज हैं। स्थिति की गंभीरता को इसी से समझा जा सकता है कि कल तक आंध्र प्रदेश में कोरोना के मामले कर्नाटक से कम थे, लेकिन आज आंध्र प्रदेश कर्नाटक से ऊपर दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि कर्नाटक में अब तक 7,944 मामले कोरोना के मिले हैं, जिनमें से 2,000 एक्टिव मरीज हैं। बिहार में 7,178 संक्रमित मामलों में से 2,031 एक्टिव और जम्मू कश्मीर में कुल 5,555 मामलों में से 2,340 एक्टिव मरीज हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनावों के नतीजे आ गए हैं। ये नतीजे बीजेपी के पक्ष में रहे हैं। बीजेपी के दोनों उम्मीदवारों ने चुनाव में जीत हासिल की है। कुल 206 विधायकों ने इस चुनाव में अपने मत का प्रयोग किया। वहीं कांग्रेस के सिर्फ एक उम्मीदवार को चुनाव में जीत मिली है। फूल सिंह बरैया चुनाव हार गए हैं। चुनाव नतीजों के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया पहली बार राज्यसभा जाएंगे। कांग्रेस छोड़कर आने के बाद बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा का टिकट दिया था। बीजेपी को चुनाव में 2 वोट का नुकसान हुआ है। एक विधायक ने क्रॉस वोटिंग की है और दूसरे का वोट निरस्त हो गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपनी सटीक रणनीति से कांग्रेस को चारों खाने चित्त कर दिया। कांग्रेस के 22 विधायकों के इस्तीफे के बाद प्रदेश में समीकरण बिगड़ गया था। उसके बाद से ही साफ हो गया था कि राज्यसभा की 3 में से 2 सीटें बीजेपी के खाते में जाएंगी। राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए एमपी में एक उम्मीदवार को 52 वोट चाहिए थे। बीजेपी के पास अपने 107 विधायक हैं। ऐसे में दोनों उम्मीदवारों की जीत पहले से सुनिश्चित थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया को 56, दिग्विजय सिंह को 57, सुमेर सिंह को 55 और फूल सिंह बरैया को 36 वोट मिले, जबकि 2 वोट निरस्त हो गए। राज्यसभा के लिए सुमेर सिंह सोलंकी का नाम एमपी के लोगों के लिए चौंकाने वाला था। श्री सोलंकी पेशे से प्रोफेसर हैं। जब उनके नाम की घोषणा हुई थी तब वह सरकारी कॉलेज में कार्यरत थे। नाम की घोषणा के बाद उन्होंने सरकारी सेवा से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद नामांकन किया गया। सुमेर सिंह सोलंकी पूर्व सांसद माकन सिंह के भतीजे हैं। अनुसूचित जाति से आने वाले श्री सोलंकी संघ से जुड़े रहे हैं। झारखंड में शुक्रवार को राज्यसभा की 2 सीटों के लिए मतदान प्रक्रिया पूरी हो गई। नतीजों के तहत बीजेपी के दीपक प्रकाश और जेएमएम के शिबू सोरेन विजय घोषित हुए हैं। लद्दाख क्षेत्र में देश की रक्षा की खातिर शहीद हुए जवानों के साहस का परिणाम सामने आया है। भारत ने गलवान नदी पर उस पुल का निर्माण कर लिया है जिसे रोकने के लिए चीन लंबे समय से तमाम साजिशें कर रहा था। चीन के तमाम कायरतापूर्ण हमलों के बावजूद भारत की धमक गलवान घाटी में और मजबूत हो गई है।
यह पुल रणनीतिक रूप से काफी अहम होगा क्योंकि अब सेना की गाड़ियां भी पुल के उस पार जा सकेंगी। लंबे समय से पुल बनाने में जुटे आर्मी के जवानों और इंजीनियर्स ने 60 मीटर लंबे इस पुल का काम पूरा कर लिया है। इस पुल के बन जाने से अब सेना की गाड़ियां दौलत बेग ओल्डी में बनी भारत की आखिरी पोस्ट तक आसानी से पहुंच सकेंगी। साथ ही डीबीओ रोड की सुरक्षा भी बढ़ाई जा सकेगी। अभी इसी तरह के कई और पुल और सड़कों पर काम चल रहा है। लद्दाख क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत ही चीन की बौखलाहट की सबसे बड़ी वजह है। इन निर्माण कार्यों को रोकने के लिए चीन ने तमाम बाधाएं डालने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना के कदम कहीं नहीं रुके। इस पुल के बनने से गाड़ियां पार हो सकेंगी। अभी तक सिर्फ एक फुट ओवर ब्रिज हुआ करता था, जिससे सिर्फ पैदल सैनिक ही पुल के उस पार जा सकते थे। कोरोना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा है कि देश भर में कोरोना टेस्ट का एक ही रेट होना चाहिए। अदालत ने कहा कि कहीं 2200 रुपए लिए जा रहे हैं तो किसी राज्य में 4500 रुपए चार्ज है। देश में कोरोना टेस्ट का एक रेट होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि आप अपर रेट तय करें। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना का उपचार करने वाले अस्पतालों के वार्ड में सीसीटीवी लगाने को भी कहा है। अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेट तय करने के लिए कमेटी होनी चाहिए। अदालत ने केंद्र सरकार से कहा है कि अस्पताल में एक टीम का रेगुलर इंस्पेक्शन हो और अस्पतालों में सीसीटीवी लगाया जाए। सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली सरकार के वकील ने बताया कि डॉक्टर के खिलाफ शिकायत वापस ले ली गई है। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के वकील से कहा कि वह पता करें कि अंसल ब्रदर्स ने उपहार केस में जुर्माने के तौर पर 60 करोड़ रुपए ट्रॉमा सेंटर बनाने के लिए जो डिपॉजिट किया था उसका क्या हुआ। अदालत ने तमाम राज्यों से मामले में स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की उस दलील को खारिज कर दिया जिसमें मरीज और उसके रिलेटिव को कोरोना टेस्ट की पॉजिटिव रिपोर्ट न देने की बात कही गई थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मरीज और उसके रिश्तेदारों को कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट जरूर दिया जाना चाहिए। कोविड-19 से संक्रमित दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की हालत निमोनिया होने के बाद शुक्रवार को और बिगड़ गई। उन्हें एक सरकारी अस्पताल से शिफ्ट करके मैक्स अस्पताल के आईसीयू में रखा गया है। राजस्थान के जोधपुर शहर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ एक रेस्टोरेंट में काम करने वाले युवक ने अपने ही मालिक के खिलाफ पुलिस थाने में केस दर्ज करवाया है। दरअसल युवक ने अपने रेस्टोरेंट मालिक से पिछले महीने का वेतन मांगा था, जिससे वह नाराज हो गया और उसने अपने पालतू कुत्तों को उस पर छोड़ दिया। इस घटना में युवक घायल हो गया। पुलिस रिपोर्ट दर्ज करके मामले की जांच कर रही है। रेलवे ने कोविड-19 की स्थिति से निपटने के उद्देश्य से बिस्तरों की क्षमता बढ़ाने के लिए 5231 गैर वातानुकूलित कोच को आइसोलेशन कोच में बदल दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय और नीति आयोग की समेकित कोविड योजना के तहत ये कोच आइसोलेशन कोच में बदले गए हैं। कोरोना रोगियों के लिए इन कोच को बदलने से पहले वातानुकूलित या गैर वातानुकूलित कोच के मुद्दे पर नीति आयोग और स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच चर्चा हुई। इस बात पर सहमति बनी कि वातानुकूलित कोच उपयुक्त नहीं होंगे क्योंकि एसी डक्ट के जरिए कोरोना वायरस फैलने की आशंका रहती है। अधिकतर प्राप्त समूह के निर्देश के अनुसार ये आइसोलेशन कोच कोविड केयर सेंटर के रूप में काम करेंगे। इसमें केवल उन्हीं मरीजों की देखभाल की जाएगी जिसमें कोविड-19 के मामूली या बहुत मामूली लक्षण हो या उनके कोरोना रोगी होने का संदेह हो। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोविड-19 से ठीक होने की दर 53.8% तक पहुंच गई है। कोरोना वायरस से पीड़ित कुल 2,04,771 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 10,386 मरीज ठीक हुए हैं। वर्तमान में देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की कुल संख्या 1,63,248 है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने आज कहा कि पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के कुल 13,586 नए मामले सामने आए हैं। देश में कोविड-19 महामारी के बाद से एक ही दिन में इतनी बड़ी संख्या में मामले दर्ज हुए हैं।
एक दिन में 336 लोगों की मौत होने के साथ ही देश भर में मृतकों की संख्या 12,573 हो गई है। इसके साथ ही देश में मृत्यु दर 3.3% तक पहुंच गई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और चीन पूर्वी लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्रों में तनाव कम करने के लिए सैन्य और राजनयिक माध्यमों से बातचीत कर रहे हैं। इस महीने की 6 तारीख को दोनों देशों के कोर कमांडरों की बैठक चुशुल मोलोडो क्षेत्र में हुई थी। इसमें वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास तनाव कम करने के बारे में सहमति बनी थी। इस सहमति को लागू करने के लिए दोनों देशों के ग्राउंड कमांडर पिछले सप्ताह नियमित रूप से बैठक करते रहे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि चीन की सुनियोजित कार्रवाई के कारण हिंसा हुई और दोनों देशों के सैनिक हताहत हुए। प्रवक्ता ने कहा कि यदि चीन ने उच्च स्तरीय बातचीत में हुए समझौते का पालन किया होता तो इस स्थिति को टाला जा सकता था। उन्होंने कहा कि भारत का रुख पूरी तरह स्पष्ट है कि वह नियंत्रण रेखा के इस पार अपने क्षेत्र में ही हमेशा सभी प्रकार की गतिविधियां करेगा और सीमा प्रबंधन के प्रति उसका रवैया जिम्मेदाराना रहेगा। तमिलनाडु में चेन्नई और इसके उपनगरीय इलाकों में कल रात से लॉकडाउन पूरी तरह से लागू हो गया। तमिलनाडु सरकार ने इसे 12 दिन के लिए लागू करने की घोषणा की है, जो इस महीने के अंत तक रहेगा। लॉकडाउन को कड़ाई से लागू करने के लिए चेन्नई पुलिस ने पूरे शहर के महत्वपूर्ण स्थानों पर बैरिकेड्स लगाए हैं और सड़कों पर वाहनों की आवाजाही को कम करने के लिए कई प्रकार से जांच की जा रही है। लोगों को सामानों की खरीदारी के लिए 2 किलोमीटर के दायरे में सीमित कर दिया गया है। मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड किए जाने वाले वीडियो आप जरूर देखें। आप सुन रहे थे शरद खरे से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में शुक्रवार 19 जून का राष्ट्रीय स्तर का ऑडियो बुलेटिन। शनिवार 20 जून को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार।